इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 3 धातु और अधातु के अभ्यास के शेष प्रश्नों का उत्तर हम लोग समझ के साथ देखेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। 10 नंबर प्रश्न, लोहे को जंग से बचने के लिए दो तरीके बताएं। तो लोहे को जंग से बचने के लिए दो उपाय निम्नलिखित हैं। पहला लिखेंगे पेंट करना। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे के वस्तु को पेंट कर दिया जाता है, जिससे उसका संपर्क नमी और वायु से टूट जाता है, फलस्वरूप लोहा पर जंग नहीं लगता है। दूसरा यसद लेपन। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे उसका संपर्क हवा से समाप्त हो जाता है और लोहे में जंग नहीं लगता है। तो ये दो महत्वपूर्ण विधि हैं। और भी अनेक विधियां हैं, जैसे ग्रीस लगाकर या प्लास्टिक की परत चढ़ाकर, और सब भी बहुत सारी विधियां हैं। 11 नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। तो बहुत ही छोटा प्रश्न है। उत्तर होगा ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं प्रायः अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन अधातु से संपर्क कर अम्लीय ऑक्साइड और धातु से संपर्क कर क्षारकीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 12, कारण बताना है। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, अर्थात क्यों किया जाता है। तो उत्तर लिखेंगे, प्लेटिनम सोना एवं चांदी बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जिससे ये संक्षारित नहीं होती हैं और इनमें धातुई चमक काफ़ी अधिक होती है। यही कारण है कि इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। देखिए, प्लेटिनम सोना चांदी, सबसे पहला गुण है इसका कि ये संक्षारित नहीं होती हैं, और दूसरा गुण है कि इन पे काफ़ी चमक होती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। और सोना एक ऐसी विशेष धातु है जिसे आभूषण को जिस रूप में जितना पतला चाहे ढाल सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, अर्थात इसका परत बहुत ही पतला बनाया जा सकता है। तो यही कारण है कि इन सब धातुओं का आभूषण बनता है। बी, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, अर्थात क्यों किया जाता है। तो सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम काफ़ी अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जो प्रायः हवा के संपर्क में आने से ही जलना प्रारंभ कर देती हैं, किंतु इसे तेल में रख देने से इनका संपर्क हवा से टूट जाता है, फलस्वरूप ये धातुएं सुरक्षित हो जाती हैं। इसलिए इनका भंडारण तेल के अंदर किया जाता है। ये इसका सटीक आंसर हुआ। थोड़ा सा इसे समझा जाए। सोडियम पोटेशियम लिथियम ये बहुत ही अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ये इतनी अभिक्रियाशील होती हैं कि हवा के संपर्क में आ जाए तो धीरे धीरे ये जलना शुरू कर देती हैं। इसीलिए अगर केरोसिन तेल में डाल दिया जाए तो ये केरोसिन से अभिक्रिया नहीं करती हैं और इनका संपर्क हवा से भी टूट जाता है, तो ये सुरक्षित उसमें भंडारित हो जाती हैं। सी नंबर प्रश्न, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है, अर्थात क्यों किया जाता है। तो उत्तर लिखेंगे, एल्युमिनियम ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक है, जिससे पकने वाले भोजन को अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है और यह बहुत ही जल्दी साफ भी हो जाता है। यही कारण है कि काफ़ी अभिक्रियाशील होने के बावजूद इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है। एल्युमिनियम जो है काफ़ी अभिक्रियाशील है, किंतु यह ऊष्मा का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है और इसको साफ सफाई करने में भी काफ़ी सुविधा होती है, यह जल्दी साफ हो जाता है। यही कारण है कि इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। डी नंबर प्रश्न, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है।
मतलब क्यों किया जाता है। जो धातु का निष्कर्षण होता है तो उसमें कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है। चलिए उत्तर देखते हैं और समझते हैं। धातुओं के निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को उसे ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया जाता है क्योंकि किसी भी धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना सरल हो जाता है। किसी भी धातु के ऑक्साइड से उसके धातु को प्राप्त करना सरल हो जाता है। इसमें धातु के ऑक्साइड को कार्बन से अपचयन करके धातु को प्राप्त किया जाता है। देखिए, किसी भी धातु का निष्कर्षण किया जाता है तो उसे ऑक्साइड के रूप में लाया जाता है क्योंकि जब धातु ऑक्साइड के रूप में आ जाए तो कार्बन से उसको अभिक्रिया करा के अर्थात अपचयित करके उससे धातु हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं। उत्तर होगा, हम जानते हैं कि नींबू या इमली में अम्ल होता है जो तांबे के मलिन बर्तन से अभिक्रिया कर उसके ऊपरी परत को हटा देता है जिससे तांबे का अपना धातुई चमक दिखाई देने लगता है और हम समझते हैं कि बर्तन साफ हो गया। देखिए, यहाँ जो तांबे के मलिन बर्तन हैं उसको नींबू या इमली से साफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि नींबू या इमली में अम्ल होता है। और यह बर्तन मलिन क्यों हो जाता है? यह हवा या जल के संपर्क में होने से इस पर ऑक्साइड का एक परत चढ़ जाता है और जो नींबू या इमली है इसी ऑक्साइड के परत के साथ रिएक्शन करके इसको हटा देता है और तांबे का अपना चमक दिखाई देने लगता है और हमें मालूम होता है कि बर्तन साफ हो गया है। 14 नंबर प्रश्न, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं और अधातुओं में निम्नलिखित अंतर है। देखिए, यहाँ ध्यान देना होगा, यहाँ भौतिक अंतर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ रासायनिक अंतर पूछ रहा है। तो पहला धातु के लिए कुछ अंतर, तो यहाँ पहला अंतर, धातु क्षारकीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। दूसरा, धातु धनायन का निर्माण करता है। तीसरा, धातु के बाहरी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये हो गया 3 मुख्य गुण इसका धातु का। अब अधातु का मुख्य 3 गुण लिख देंगे, बस दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अधातु अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। दूसरा, अधातु ऋणायन का निर्माण करता है। तीसरा, अधातु के बाहरी कक्षा में प्रायः 4 से 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग पॉइंट वाइज तुलना कर लेंगे। जैसे अधातु अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं जबकि धातु क्षारकीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। अधातु ऋणायन का निर्माण करती हैं जबकि धातु धनायन बनाती हैं। अधातु के बाहरी कक्षा में 4 से 8 के बीच इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि धातु के बाहरी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और लिख सकते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस तरह से हम धातु और अधातु के रासायनिक गुण के अनुसार विभेद कर लेंगे। अब 15 नंबर प्रश्न बहुत ही लंबा प्रश्न है। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, उसे पुराने एवं मलिन सोने के आभूषण में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला ने अपने सोने के कंगन उसे देती है जिसे वह एक विशेष विलयन में डालता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? आइए आंसर समझते हैं।
जो विशेष विलयन था जिसमें सोनार ने उस महिला के कंगन को डाला था, विशेष विलयन की प्रकृति के बारे में हम यही कहेंगे कि यह विलयन एक्वारेजिया है जो सोने को गलाने की क्षमता रखता है। इसलिए सोनार उस विलयन में आभूषण को डालकर उसका वजन कम कर दिया, जिसके बाद विशेष विधि द्वारा उसे वह पुनः प्राप्त कर लेगा। देखिए, एक्वारेजिया के लिए NCERT बुक में इस चैप्टर पे एक बॉक्स बनाकर बहुत ही अच्छी तरह समझाया गया है, जिसे आप अवश्य देख लीजिएगा। सोना को कोई भी अम्ल नहीं गला सकता है, किंतु एक्वारेजिया अम्लों का एक विशेष और विशेष अनुपातिक सम्मिश्रण है जो सोने को भी गलाने की क्षमता रखता है। तो वह सोनार जो है वही एक्वारेजिया में उस महिला के कंगन को डालकर गला देता है, जिससे कंगन हल्का हो जाता है किंतु चमकने लगता है। 16 नंबर प्रश्न, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की जो मिश्र धातु है का नहीं, इसका कारण बताइए। उत्तर होगा, इस्पात भाप से अभिक्रिया कर स्वयं संक्षारित होने लगता है, किंतु तांबे के साथ ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक इस्पात की अपेक्षा तांबे का बनाना उचित होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस्पात जल से तो अभिक्रिया नहीं करता, किंतु भाप से अभिक्रिया करता है। NCERT बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस्पात जल से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात भाप से अभिक्रिया कर जाता है। किंतु तांबा जो है वो भाप से भी अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक इस्पात का न बनाकर तांबे का बनाया जाता है। तो इस तरह से इस अभ्यास 3 धातु और अधातु के अभ्यास के सभी प्रश्न समाप्त हुए। फिर हम लोग अगले वीडियो में किसी अगले अभ्यास को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।